गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको व्याकरण के संधि पाठ के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्वर संधि के बारे में और उनके प्रकार। अब हम देखेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि जब स्वर के साथ व्यंजन की और व्यंजन के साथ स्वर की या व्यंजन के साथ व्यंजन की संधि होती है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जैसे जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं या व्यंजन स्वर मिलते हैं और या फिर व्यंजन व्यंजन को भी मिलाकर जब संधि होती है तो ये कहलाती है व्यंजन संधि। उदाहरण देखते हैं हम। जैसे जगन्नाथ वर्ड है तो जगत प्लस नाथ, तो ये शब्द बन गया जगन्नाथ। ऐसी उल्लेख शब्द है तो उत हलंत लगाएंगे ता में प्लस लेख, तो ये बनेगा उल्लेख। व्यंजन संधि के भी यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं। ये नियम के अनुसार ही इन विच्छेद में परिवर्तन आते जाता है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण ब्रैकेट में दिया जैसे कि क, च, ट, त, प। जब यदि पहला वर्ण ये आए तो संधि होने पर अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पर सद्भावना शब्द है, इसका विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा सत धन भावना। तो ता वर्ग का जो कि विग्रह करने पर तीसरा अक्षर दा आ रहा है, त, थ, द, इस तरह से दा आ रहा है। तो जब भी विग्रह करेंगे और यदि पहला वर्ण जो भी इनमें से रहेगा क, च, ट, त, प यदि आता है तो इनसे तीसरा अक्षर वाला शब्द उस विग्रह में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है दिक प्लस अंत, शब्द बन गया दिगंत। तो क के बाद तीसरा वर्ण ग आ रहा है, जैसे क, ख, ग, इस तरह से क का यहाँ पर ग परिवर्तन हो गया है। सेकंड नियम देखते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण की जब म या न के साथ संधि होती है, जैसे हम अम की बिंदु वाले शब्द जैसे बोलते हैं, तो इसके नियम दिए हैं कि क का ड़ा हो जाता है, च का इया होगा और ट का ण हो जाएगा, त से न और प से स हो जाता है। कैसे होता है ये हम अभ्यासकार में समझ सकते हैं। जैसे वांग्मय शब्द दिया है, वाक धन मय, जैसे कि हमने नियम में पढ़ा कि क का ड़ा हो जाता है। यहाँ पर जैसे दिया है संचित वर्ड, अम की बिंदु आ रही है और माँ आ रहा है, तो ये अम की बिंदु यहाँ पर माँ में हलंत लग कर आएगी, सम प्लस चित, तो वर्ड बनेगा संचित। इस तरह से हम इसके नियम के अनुसार इसे समझ सकेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा संबंधी विशेष नियम, त संबंधी विशेष नियम कि त से कौन कौन से शब्द जो हैं जो आते हैं। जैसे उच्चारण शब्द हम बोलते हैं, आधा चा और पूरा चा मिला, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो व्यंजन संधि में आधा चा और पूरा चा के लिए त शब्द यूज़ होता है, तो इसका विग्रह होगा उत, ता के नीचे हलन धन चारण, शब्द बनेगा उच्चारण। ऐसे ही हम वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट है सच्चरित्र, इसमें भी आधा चा और पूरा चा आ रहा है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा सत, त में हलंत आएगा प्लस चरित्र, शब्द बन जाएगा सच्चरित्र। तो इस तरह से हम यहाँ पर त के नियम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ आता है तो छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। जैसे हम शब्द लेते हैं परिच्छेद, जब इसका विग्रह करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा परि प्लस छेद, क्योंकि हमने इसका नियम पढ़े हैं कि छ के बाद इसका जो उच्चारण है वो आधा च और छ के साथ होगा। ऐसे ही यहाँ दिया स्वच्छंद, तो स्व प्लस छंद, लेकिन जब पूरा शब्द लिखेंगे हम तो वो स्वच्छंद लिखाएगा, आधा चा भी शामिल हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
नंबर 5 है म संबंधी नियम, क्योंकि हम ये सब व्यंजन की बात कर रहे हैं तो ये सारे वर्ड व्यंजन हैं, त, छ, म, और इनके अपने अपने नियम भी हैं। यदि म के बाद क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो म प्लस क वर्ग इज इक्वल टू, इसमें जो दिया है ड़, म का प्लस च वर्ग और इया के साथ में दिया है, फिर म प्लस ट वर्ग तो ण दिया है, और म के साथ यदि त वर्ग आएगा तो वो न होगा, और म के साथ यदि प वर्ग आता है तो वो म हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम विग्रह से समझ सकते हैं। ये नियम भले हमको ऐसे पढ़ने में थोड़े से कठिन लगते हैं, लेकिन जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आते हैं। जैसे हम यहाँ पर शब्द लेते हैं संतोष। संतोष वर्ड में आधा ना आ रहा है, और यदि हम आधा ना हटाते हैं तो अम की बिंदु आती है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो यही आधा ना हमारा म शब्द बन जाएगा। विग्रह होगा सम प्लस तोष, शब्द होगा संतोष। जैसे यहाँ पर और नीचे वर्ड देखते हैं, संभाषण वर्ड दिया है। अब यहाँ पर आधा माँ आ रहा है, यानी ये भी अम की बिंदु है संभाषण, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो हम सम माँ के नीचे हलन प्लस भाषण, संभाषण। तो ये नियम के अनुरूप इनके विग्रह बदलाते जाएंगे। आजकल वर्ग के पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में हम जो पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर जो आता है उसमें अनुस्वार यानी अम की बिंदु का प्रयोग करने लगे हैं। अब हम आते हैं म के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह इनमें से कोई भी हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार यानी अम की बिंदु हो जाता है उच्चारण में। जैसे संयोग वर्ड आया, स के बाद में या शब्द आ रहा है, और जैसे हमने नियम में बताया है कि या, र, ल, व, श कुछ भी आएगा तो उस प्रथम अक्षर पर अम की बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला उदाहरण देखते हैं, सम प्लस योग शब्द बना संयोग। संरक्षण, तो यहाँ भी र शब्द आ रहा है, पहला वर्ण स दिया है और फिर दूसरा र दिया है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो सम प्लस रक्षण वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम अनुस्वार का जब प्रयोग करेंगे तो हम विग्रह के समय उसे म में हलंत डालकर लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट नियम, इसमें दिया है कि म के बाद म आने पर उसका द्वित्व म हो जाता है। जैसे मतलब म यानी आधा म और पूरा म जुड़ा आएगा। जैसे हम वर्ड बोलते हैं सम्मान, सम्मान शब्द में आधा माँ भी आ रहा और पूरा माँ भी आ रहा है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो सम म के नीचे हलन प्लस मान, तो ये शब्द बनेगा सम्मान। जैसे हम बोलते हैं सम्मुख, सम्मुख में आधा माँ और पूरा माँ है, वैसे ही ये विग्रह में हो जाएगा सम म के नीचे हलन प्लस मुख, शब्द होगा सम्मुख। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर 6, न का ण में परिवर्तन, मतलब जहाँ पर परिणाम वर्ड जैसे हमने उदाहरण लेते हैं ण आ रहा है तो वहाँ विग्रह के समय न हो जाएगा, और यदि री ऋषि का है तो र होगा, और श के स्थान के श के बाद न आने पर उसका ण हो जाता है। जैसे हम देखते हैं परिणाम यानी र के बाद आ रहा है ण, तो यहाँ पर विग्रह में न हो जाएगा, परि प्लस नाम। जैसे हम शब्द लेते हैं भूषण, तो भूष प्लस अन शब्द बनेगा भूषण। तो इस तरह से हम विग्रह के समय ना कर देते हैं और शब्द वो ण बन जाता है। तो ये हुआ हमारे व्यंजन संधि के सारे नियम और प्रयोग। अब हम आते हैं विसर्ग संधि, जो कि हमारी संधि का तीसरा भेद है। विसर्ग के बाद, विसर्ग तो आपने पढ़ा होगा कि हिंदी भाषा में बहुत कम होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में हम विसर्ग का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। और अब कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम प्रातः, अतः, इन ऐसे हिंदी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हम उसके नियम देखते हैं
कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनोनुकूल, तो यहाँ पर मनोनुकूल में मन के बाद अनुकूल यानी कि स्वर शब्द आ रहा है, इसका विग्रह हो जाएगा, ये जो ओ की मात्रा है उसका लोप हो जाएगा और यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा मनः धन अनुकूल। इसी तरह से हम एक शब्द लेते हैं जैसे दुरुपयोग। अब र में मात्रा लगी हुई है दुरुपयोग, लेकिन जब हम इस मात्रा का लोप करेंगे तो विसर्ग बन जाएगा और ये हो जाएगा दुहु धन उपयोग। इस तरह से हमको विसर्ग संधि के कुछ नियमों को ध्यान भी रखना है। जैसे विसर्ग का श, श और स में परिवर्तन होना, तो विसर्ग के बाद दिया इसमें च प्लस च और छ बराबर श। यदि इस तरह से कोई भी आधे शब्द आते, चाहे श शक्कर का हो, श षटकोण का हो, वह स में परिवर्तित हो जाता। जैसे हमने शब्द लिया दुष्चरित्र, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा दुहुधन चरित्र, यानी जो आधा शाह है उसका लोप हो जाएगा। निश्चिंत, तो निश्चिंत में हम निहि शब्द लेंगे और धन चिंत शब्द बन जाएगा निश्चिंत। इसमें भी हमने श का परिवर्तन कर दिया है। चाहे श कोई सा भी हो सकता है। जैसे अब हम लेते हैं निष्पाप शब्द, इसमें श षटकोण का आधा आ रहा है, लेकिन विग्रह करते समय हम निहि धन पाप शब्द यूज़ किया और हमने श का लोप कर दिया है, तो ये शब्द बन गया निष्पाप। अब आते हैं दूसरा नियम विसर्ग का, कि विसर्ग का र में परिवर्तन होना। जैसे शब्द है निराहार, इसमें र का उच्चारण आ रहा है, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो ये र में परिवर्तन होगा, ये हो जाएगा निहि प्लस आहार शब्द बनेगा निराहार। जैसे हम लिखते हैं निराशा, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो यहाँ र का लोप हो जाएगा और ये शब्द बनेगा यहाँ पर विग्रह में निहि प्लस आशा, तो ये शब्द होगा निराशा। इस तरह से इनके नियमों के अनुसार इनमें परिवर्तन आते जाएगा। तीसरा नियम देखते हैं विसर्ग का, कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, कि कभी कभी जो विसर्ग बनते हैं और वो ओ की मात्रा में कैसे परिवर्तित होते हैं। जैसे हमने शब्द लिया मनोबल, लेकिन विग्रह करेंगे तो ये ओ की मात्रा का लोप हो जाएगा और ये विसर्ग बन जाएगा, शब्द होगा मनः प्लस बल, शब्द बन जाएगा मनोबल। जैसे हमने लिया पयोधर, तो ये ओ की मात्रा जो है वो परिवर्तित हो जाएगी विसर्ग में, पयः प्लस धर, पयोधर। तो इस तरह से हम इन नियमों को ध्यान में रखते हुए विग्रह सीख सकेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विसर्ग का लोप होना, कि विसर्ग का लोप कैसे होता है। जैसे निरोग शब्द है, लेकिन इसमें कोई विसर्ग नहीं है, लेकिन जब हम इसको विग्रह करेंगे, विसर्ग संधि बनाते हैं, तो ये निहि यानी विसर्ग लग जाएगा, निहि प्लस रोग, तब ये छोटी की मात्रा हो जाएगी नी में। इसी तरह से जैसे हमने नीरज शब्द लिया, लेकिन विग्रह करेंगे तो ये बड़ी की मात्रा जो है वो ना में छोटी की आएगी और विसर्ग लगेगा, निहि प्लस रज, नीरज। जैसे अतएव शब्द है, अतः प्लस एव, अतएव। इस तरह से हम विसर्ग का लोप कैसे होता है हम इन शब्दों में देख सकते हैं, और इस किताब में बहुत अच्छे से अभ्यास कार्य दिए हैं जिससे हम समझ भी सकते हैं। अब हम आते हैं हिंदी की विशेष संधियाँ, कुछ विशेष संधियाँ जिनके मूल शब्द तोड़कर अलग लिखे जाते हैं, जिनका मीनिंग निकले। जैसे कि ऊपर बताए गए सभी नियम संस्कृत के शब्दों पर लागू होते। हिंदी शब्दों में संधि की प्रवृत्ति प्रायः नहीं के बराबर है, फिर भी हिंदी के शब्दों के मेल के कुछ नियम विकसित हो गए। जैसे स्वर का ह्रस्व स्वर होना, शब्द है कनकटा, इसका मीनिंग निकलता है कान कटा, तो कान प्लस कटा शब्द बन गया कनकटा। हथकड़ी शब्द है जो कि हाथों में जंजीर लगती है, इसे हम कहते हैं हाथ की कड़ी, तो इसका विग्रह यह होगा हाथ प्लस कड़ी, यानी हाथ में पहने जाने वाली कड़ी। जैसे बचपन यानी बच्चा प्लस पन, यानी इन शब्दों में से मूल शब्द को अलग निकाल के फिर इसका विग्रह किया जाता है।
जैसे अमचूर यानी कि आम का चूर्ण है, लेकिन जब विग्रह इसका शब्द को तोड़ेंगे तो मूल शब्द लिखेंगे हम आम प्लस चूर यानी आम का चूरा, अमचूर। तो इस तरह से ये कुछ विशेष संधियाँ हैं। अब आते हैं स्वर का लोप होना। कुछ जगह स्वर का लोप हो जाता है, जैसे कि पानी शब्द है पनघट। पनघट का अर्थ होता है कि जहाँ पर पानी का घाट, जहाँ पानी मिलता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं, इसको अर्थ निकालते हैं, तो ये होगा पानी प्लस घाट यानी जहाँ हमें पानी उपलब्ध होता है। जैसे घुड़दौड़ एक शब्द है, घुड़दौड़ से तात्पर्य है घोड़े की दौड़। जब इसका विग्रह करके लिखते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो ये होगा घोड़ा प्लस दौड़। इस तरह से हम ऐसे शब्दों को धीरे धीरे समझ सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि व्यंजन का लोप हो जाना। लोप हो जाना यानी साइलेंट हो जाना या नए वर्ण का आ जाना। जैसे हम कुछ शब्द लेते हैं, जैसे उसी हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसी, यहीं, सभी, उन्हीं। और जब हम इसे तोड़कर यदि हम लिखना चाहें, उसका मीनिंग निकालें, तो शब्द यहाँ पर दिए हैं। उसी के लिए उस प्लस ही शब्द बना उसी, सब प्लस ही, फिर इसका शब्द बन जाएगा सभी। तो इस तरह से हम यहाँ लोप हो रहे हैं शब्द। अब हम नए वर्ण का आना देखते हैं। साइड में यहाँ पर आप अभ्यास देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं लिया शब्द, मैंने ये सामान ले लिया, हम यूज़ करते हैं जब, तो लिया शब्द का विग्रह करेंगे तो ले प्लस आ शब्द बन गया लिया। जब हम बोलते हैं आइए, तो आइए यानी कि सामने वाला आया है, तो आ प्लस ए, उससे हमने उसका अर्थ निकाला आइए। तो ऐसे कुछ जगह व्यंजन का लोप हो जाता है और कहीं कहीं शब्दों में कुछ नए वर्ण आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये संधि पाठ जो है वो पूर्ण हुआ। हम आगे देखते हैं इसमें कि यद्यपि लोप होना या नए वर्ण का आना दो निकट ध्वनियों के मिलने से हुआ परिवर्तन है, परंतु अब इन्हें स्वतंत्र शब्द के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो बच्चों, मैंने आपको ये पाठ समझा दिया और आशा है कि ये बहुत अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मैं प्रश्नोत्तर दे रही हूँ वे आप ग्रामर कॉपी में लिखते जाएंगे, और कुछ मैंने अभ्यास किताब के ही दिए हैं जो आपको अपनी हिंदी व्याकरण किताब में ही फिल करना है। प्रश्नोत्तर आप कॉपी में करेंगे और जो किताब के अभ्यास हैं वे अपनी व्याकरण किताब में ही पूर्ण करेंगे। थैंक यू।